आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, कंचन टीवी अपनी अपनी फील्ड के जो महारथी हैं, जो बादशाह हैं, उनको आपके सामने लाता रहता है। चाहे वो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हैं, चाहे वो समाज नीति से जुड़े हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक शख्सियत को आपके सामने लाते रहते हैं। ये हमारा काम है। हम चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कामों को पूरी दुनिया देखे, उनसे कुछ प्रेरणा ले। और इसी प्रेरणा के स्रोत आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो आरजे हैं, खुद एक शिक्षक हैं, उसके अलावा वो एक बहुत बेहतरीन यूट्यूबर हैं और उसके अलावा एक जिंदा दिल इंसान भी हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुरुक्षेत्र से विकास शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा नमस्कार सभी देखने वालों को, सुनने वालों को, और आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरा जो जीवन है बहुत ही सामान्य सा है जी। और आप अभी अभी हमारे शहर में आए हैं, कैसे आपने हमें पहचाना और ये आपने ज़िद रखी कि हम आपसे बात करेंगे और सबके सामने रखेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस नज़र के आपके हम भी मुरीद हुए। जी, थैंक यू। देखिएगा, मैं दर्शकों को बता दूं शर्मा जी के बारे में, मैं बहुत काफ़ी लंबे अरसे से इनको कैच करने की कोशिश कर रहा था। तो ये बिजी सा शेड्यूल इनका रहता है, बहुत सारा काम आप करते हैं, शिक्षक हैं, वहाँ भी आपकी ड्यूटी रहती है, उसको भी आप शिद्दत से निभाते हैं, फिर रेडियो पे भी आप करते हैं और आप यूट्यूबर भी हैं। तो इतना वक्त कैसे निकाल पाते हैं? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, शुरुआत कहाँ से हुई इन सब कामों की? जी, उसमें ये है कि मुझे लगता है कि हमारे पास वक्त तो होता ही है। असल जो बात ये है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो मुझसे भी जो बात आपने कही, हमारे कई सारे दोस्त हैं, परिचित हैं, वो भी पूछते हैं कि इतना काम कैसे हो जाता है जी। तो तब मैं उनसे कहता हूं कि जो ये काम है, इन कामों के अलावा मेरा वक्त कहीं और जाता ही नहीं। अब मान लिया हमारा जो दिन का जो आधा हिस्सा है वो स्कूल में जाता है, तो जितनी हमारे अंदर ईश्वर ने ताकत बख्शी है वो सारी ताकत हम वहाँ पर लगाते हैं। और होता क्या है कि स्कूल में पढ़ा के हम थकते नहीं, जब अपने काम में मज़ा आता है तो वहाँ से भी एक ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा को लेके फिर है क्या कि मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ, शहर से होकर निकलता हूँ, तो मैं सीधा अपने घर नहीं जाता। तो हर रोज़ मैं सोचता हूँ कि कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसे मिल जाए हमारे शहर के, जिसको आप दिखा जिसके साथ हम बात कर सकें, उनसे कुछ ले सकें, उनसे कुछ सीख सकें। और फिर करीब 2 या ढाई घंटे जितना भी समय होता है उनके साथ हम वो बिताते हैं। और जहाँ तक आरजे की बात है तो वहाँ पर क्योंकि हम कैजुअल हैं तो हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में एक बार जाते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें हैं असल में ये हमें थकाती नहीं, हमें और ताकत देती हैं और ऊर्जा देती हैं। जी। सबसे पहले शिक्षक थे या आरजे थे? मैं सबसे पहले तो खैर टीचर ही था, शिक्षक था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से मैं वो रेडियो सुन रहा होता हूँ, 2005 की बात है, और उसमें एक अनाउंसमेंट आती है कि आप अगर आकस्मिक उद्घोषक बनना चाहें तो आप यहाँ पर आएँ। तो हमने उसके ऑडिशन के लिए एक फॉर्म भरा, अपना जो टेस्ट है वो दिया और हम उसमें सेलेक्ट हो गए। फिर वहाँ पर हमें को ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद से लगातार वहाँ पर हम जा रहे हैं एक अंतराल के बाद। देखिएगा, उसके बाद जब आप YouTube की दुनिया में कदम रखा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये YouTube का चस्का आपको कैसे लगा? इसमें ये है कि एक तो ये था कि जब से डेटा सस्ता होने लगा, अब उससे पहले तो क्या था कि हमारे पास फ़ोन भी, स्मार्टफोन नहीं होते थे। तो एक तो ये था कि हमारे फ़ोन्स की जो क्वालिटी थी वो पिछले 4-5 साल में वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। डेटा सस्ता है तो आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस वजह से एक पूरा का पूरा माहौल तो सेट हुआ ही है जो बैकग्राउंड के रूप में काम करता है। फिर हमारे भी कुछ दोस्त ऐसे रहे हैं जो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, तो हम उनको देखते थे, उनके साथ कई बार जाते भी थे। तो
वो भी कहते थे कि क्यों नहीं वीडियो में काम तुम शुरू करते, तो तब लगता था कि नहीं नहीं हमारे पास ये हम कैसे वीडियो बना सकते हैं, तो हम ये कैसे कर पाएंगे, ये तो काम कुछ और है, इसमें तो बहुत सारा वक्त जाने वाला है, हमारे पास तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, टेक्निकली तामझाम है। पर मुझे लगता है कि हर चीज़ का जैसे ना आपके अंदर जो आपके आसपास दोस्त होता है, जैसे हम आपसे मिले या कोई और व्यक्ति से हम मिले, तो उससे मिलके एक बीज हमारे अंदर उस चीज़ का डल जाता है और धीरे धीरे करके वो बीज पौधा होता है, फिर जब वो पेड़ बनने लगता है फिर वो अपने आप अपने रास्ते ढूंढ लेता है। तो ऐसा करके फिर एक समय के बाद मुझे भी लगा कि अब वीडियो की ट्राई करनी चाहिए। संस्कृति पर खूब वीडियोस जी, आपने बनाए, अपने कल्चर पर, हरियाणवी कल्चर को आप बढ़ाने पे। रिसेंटली मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जो अपने दादा खेड़ा होता है, माता होती है, उनकी भी एक आपने वीडियो बनाई थी। तो कैसे दिमाग में आया कि अपने कल्चर को सहेजना चाहिए, हरियाणवी कल्चर को ही आगे लेके जाना चाहिए? जी अच्छा, मुझे ये लगता है कि जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में हम पैदा होते हैं, तो हम जो कुछ भी होते हैं उसकी वजह से होते हैं। जी। तो जिस तरह से हमारे माता पिता, ख़ासतौर से हमारी माँ हमें बड़ा करती है, उसी तरह से हमारा जो पूरा परिवेश है वो भी हमें तैयार करता है, बड़ा करता है। तो मुझे लगता है कि उस परिवेश के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब बड़े बड़े जो शहर हैं, दिल्ली है, आपका चंडीगढ़ है, आपका बम्बई है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो काम उनको मुबारक, वो करते रहें। पर मुझे लगता है कि हमारा जो स्थानीय परिवेश है उस काम को हमारे सिवाय कोई करेगा नहीं, और बाहर से कोई आदमी तब आएगा अगर हम पहले उस जगह को स्थापित करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आपके दिल में कोई टीस थी कि जो हमारी संस्कृति है वो कहीं विलुप्त होती जा रही है, उससे हम दूर हटते जा रहे हैं, कि उसको आगे लाया जाए, ये बीड़ा आपने उठाया? एक जो हमारे लोक कलाकार है जिनको कोई नाम या शोहरत नहीं उनको मिली है, आप उनको भी आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टीस थी आपके मन में? जी जी बिल्कुल। एक तो ये है कि खैर क्योंकि वीडियोस बनाते हैं, उसको काफ़ी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो तो एक मुद्दा है ही है। पर आप ये मानें कि किसी कलाकार के पास बैठ के जो मज़ा आता है, जो उसकी बातें सुनने में सुकून मिलता है, तो वो तो सुख ऐसा है कि उसको बार बार लेने को मन करता है। तो आप ये देखिए कि मैं तो कई बार देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब वो पीर की छड़ी निकलती है और वो डेरू वाले आते हैं, मैं तो उनको भी रिकॉर्ड करता हूँ। जी। तो लगता ही नहीं हमें कि ये कोई छोटे कलाकार है, कोई बड़ा कलाकार है। आप तो अपने कल्चर को बचाने निकले ना। जी जी। परिवार का कितना सहयोग मिलता है आपके इस मुहिम में? इसमें आप ये देखिए कि अब सबके सब दोस्त अंदाजा कर सकते हैं कि इसका जवाब क्या रहेगा। परिवार के लोग तो आमतौर पर नहीं चाहते कि ये ऐसे काम करें कि शर्मा जी अपनी नौकरी को छोड़ के इस काम में लगे पीछे फिरे। तो घर वाले तो यही कहते हैं कि भैया तू खेती अपनी संभालो, तुम ये काम करो, तुम ऐसे काम क्यों नहीं करते जिसमें मुनाफा तुम्हें मिले, या तुम वो करो, कमाई हो, अच्छा नाम हो। आप क्या छोटी छोटी चीजों के पीछे हैं? कभी आप बसंती माता पे चले जाते हैं, कभी आप डेरू वाले के पीछे जाते हैं। आपको सुकून मिलता है, परिवार को शायद नहीं। क्या वजह है कि आप जो देख पा रहे हैं वो परिवार नहीं देख पा रहा? तो मुझे असल में फिर ये लगता है, और हालांकि धीरे धीरे करके परिवार को भी समझ में वो बात आ रही है, मुझे लगता है कि जब ईश्वर ने मुझे एक नौकरी दी है, उसके साथ मुझे प्रतिष्ठा दी है, मेरे पास कोई वित्तीय दिक्कत नहीं है, तो मेरी ड्यूटी बनती है अपनी ताकत को, अपने संसाधनों को अपने समाज के लिए लगाने की। अब वक्त वो आ गया। क्या आपको नहीं लगता है कि उम्र के बहुत पहले ही पड़ाव पे आपको लगने लगा कि आप समाज को लौटाना शुरू कर दें? हाँ, ये हो सकता है ऐसा हो, पर मुझे लगता है कि देखिए, अगर मेरे कोई दिल की ख्वाहिश पूछे तो क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हो कि मैं बीमार पड़ा रहा हूँ, मुझे मृत्यु आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु का कारण भी कोई एक देश का या कोई समाज कल्याण का कॉज बने, उसके लिए मैं शहादत पाऊँ। तो ये मेरी तमन्ना है। कर देना चाहते हैं। निछावर करना चाहता है कि मतलब मैं नहीं चाहता। और मेरी बड़ी तमन्ना है कि हालांकि घर वाले उसकी कंसेंट देते हैं नहीं देते, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी पूरी की पूरी बॉडी डोनेट करूँ और इसको मतलब फूका ना जाए शरीर को, ये काम आए हॉस्पिटल में। देखिएगा, परिवार के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शर्मा जी के साथ
टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर प्यार उनको नहीं देंगे, आप उनको अगर टाइम नहीं देंगे, तो ये समाज की ओर और उड़ जा रहे हैं। इस बात में मुझे एक चुटकुला याद आया है कि हरिद्वार की दीवारों पे एक स्लोगन लिखा होता है कि आप अपने पति को खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि हरिद्वार में साधुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। तो शर्मा जी को भी कंसर्न चाहिए, शर्मा जी को भी साथ चाहिए, नहीं तो वो समाज के लिए निकल पड़ेंगे। हाँ, अच्छा, वैसे इसमें एक और चीज़ भी मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिर भी जो मैं इतना कुछ कर जाता हूँ, उसके पीछे निसंदेह परिवार का बहुत बड़ा साथ है। अगर वो ताकत मेरे पीछे ना होती तो मैं कभी ये काम ना कर पाता हूँ। मैं अपने शहर और अपने प्रांत तक तो बाद में आया। मैंने सबसे पहले इंटरव्यू अपनी दादी के किए। मैं सुबह अपने खेतों में जाता हूँ सैर करने के लिए, तो मैं वहाँ के बौर को देख के, वहाँ के फूलों को देख के मैं हैरान रह जाता हूँ। उसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी दिखता है। शर्मा जी की मैं बता दूं कि वो कंपैरिजन करते हैं कि ट्यूलिप देखने के लिए आप जम्मू मत जाइए, अपने खेतों में भी सूरजमुखी है, आप उसको देखिए, बहुत कम वक्त है, सूरजमुखी मुरझा जाएगी। वो चीज़ों को दूसरे एंगल से देखते हैं। देखिए, हम खूबसूरती ढूंढने दुनिया भर में निकलते हैं। पहले जब हम सुनते थे कि घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाइए, लेकिन हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर में आप जाइए, लेह लद्दाख में जाइए, बहुत खूबसूरत है। तो यही नज़रिया लेकर वो निकले हुए हैं। आप जब काम करते हैं, यूट्यूब वीडियोस आप बनाते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली, किस व्यक्ति की जब आपको तारीफ मिली थी, उनसे खुशी हुई, वो कौन व्यक्ति था? कई लोगों से मिलता रहता था, पर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना सिन्हा जी, मतलब गुरुजी बोलते हैं उनको, गुरुजी के पास जाकर उनको रिकॉर्ड किया जाए। तो उनके पास बैठ के हमने भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, इसके बहुत सारे भाग होते हैं वो, सनातन धर्म दर्शन, इस्लाम, सिख, ईसाइयत, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, और आजकल हमने चाहे अरविंदो हो, दयानंद सरस्वती जी हो, विवेकानंद जी हो, ये तमाम एक तरह से वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू कर। मतलब मेरा रूटीन रहता है कि मैं स्कूल से आते रास्ते में कुछ देर उनके पास रुकता हूँ और रिकॉर्ड करके फिर मैं निकलता हूँ एक तरह से। तो शुरू में मैंने उनके वो वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू किए, तो मैं डालता था तो बहुत कम लोग उन वीडियोस को देखते थे। तो मुझे भी कहीं एक बार हताशा होती थी कि ये क्यों नहीं लोग देखते, इतने बढ़िया वीडियोस हैं। पर हुआ क्या कि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा तो अचानक से उन वीडियोस को देखने वालों की तादाद बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोगों के, कहीं गुजरात से, कहीं मध्य प्रदेश से, कहीं बॉम्बे से हमारे पास वो ईमेल्स आती हैं, कमेंट्स आती हैं कि हम लगातार ये वीडियोस देख रहे हैं, हमें और वीडियोस दें, इस तरह के और वीडियोस हमें ये चाहिए। तो एप्रिशिएशन मिला आपको? हाँ, तब आपको और फ्यूल मिला भागने के लिए, दौड़ने के लिए। तो और जिस तरह से वो डॉक्टर सिन्हा का धन्यवाद करते हैं, तो मुझे ये लगता है फिर कि मैंने अपने जीवन की बड़ी ड्यूटी कर दी। अब चाहे भगवान कल को मेरे दरवाजे पे आ जाए, लेने के लिए मैं तैयार हूँ। यूट्यूबर के तौर पर आप काम करते हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपको, क्या कभी ऐसा भी लगा कि यार क्या है ये सब, पेस्ट है, मतलब छोड़ देना चाहिए? कभी ऐसा मोमेंट आया ज़िंदगी में? इसमें मुझे लगता है कि वो झटका ना शुरू में एक बार आता है, और अगर कोई आदमी उस झटके को सह ले, अब मान लिया आप भी हमारे शहर में यहाँ पर आए हैं, शुरू का जो आपका 1 साल है ये डिसाइडिंग समय है। अगर आप इस चुनौती को सही से आप पार कर गए, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो हमारे साथ भी ये रहा। शुरू में लगता था कि इतनी मेहनत करके हम कोई वीडियो बनाते हैं तो लोग देखते क्यों नहीं, कोई कमेंट्स क्यों नहीं आते। पर धीरे धीरे करके वो मतलब हमारे स्थानीय लोग भी देखते हैं, पर बहुत दूर के कुछ ऐसा हमारे पास एक परमानेंट व्यूअरशिप हो जाती है। फिर लगता है, फिर कभी आदमी पीछे मुड़ के देखता नहीं, चाहे धीरे चले पर वो चलता रहता है। जी, मैं चाहूँगा दर्शकों को अपने चैनल का नाम आप बताइए। THEQUEST क्वेस्ट बाय विकास शर्मा। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो हमारे शहर कुरुक्षेत्र से जुड़ी, हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़ी, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए, और हमारी जो 48 कोस की परिक्रमा में तीर्थ आते हैं, तो उनसे जुड़े आप कई तरह के वीडियोस पा सकते हैं। और उसका एक ही मकसद ये है, कोई ये नहीं है कि वो अंतिम यात्रा है। आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी तरह से यात्रा करें और उसको सबके साथ सहेजें, साझा करें। मुझे एक बात नहीं समझ आई शर्मा जी कि आप इतना शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और चैनल का नाम आपने इंग्लिश द क्वेस्ट रखा। ये लॉजिक क्या है? उसमें असल में क्या था कि शुरू में मैंने जो चैनल का नाम रखा वो अपनी बेटी के नाम पे रखा था। तो बेटी का नाम है मेरी जिजीविशा जी। तो अब वो था क्या कि वो समझ में ही नहीं आता, हम लोगों को समझ में नहीं आया वो।
अच्छा वो हिंदी में लिखे तो लोग टाइप भी ना कर सके उससे। तो मेरे को क्या होता था कि आमतौर पे हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं कि जिनके खास तरह के रुझान होते हैं। कोई इतिहास के ऊपर ही वीडियो करता है, कोई घूमने की ही वीडियो करता है, पर हमारे यहाँ ऐसी प्यास है, मतलब अब आपसे मिलने आया है तो लगता है कि यार इनके पास बैठ के ले लो, कुछ ना कुछ ले लो। तो कोई प्रोफेसर हिंदी का मिल जाए, इंग्लिश के मिल जाए, इतिहास के मिल जाएं, पत्रकारिता के मिल जाएं, विज्ञान के मिल जाएं, यात्राएं हो जाएं, तो बहुत कुछ है ऐसा जो लगता है कि हर चीज़ जाननी चाहिए, भगवान भी जानना चाहिए। तो इसलिए एक प्यास, ऐसी प्यास जो लगातार बनी रहती है, और उस प्यास का सुख ही प्यासा रहने में है, उस प्यास के बुझ जाने में नहीं है। तो फिर मेरे को ये शब्द बार बार मेरे सामने पढ़ने में आता था, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब एक जिज्ञासा, एक, तो मुझे लगता था कि यही जो शब्द है सही मायनों में मेरे काम को एक वो मीनिंग दे सकता है, उसको परिभाषित कर सकता है, तो ये डाल दिया। जी जी बिल्कुल, आपकी बातों से भी लगता है कि प्यास तो बहुत है। बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। आप हर चीज़ के दूसरा पहलू पकड़ते हैं, जो लोग सामने से देख रहे हैं आप उस चीज़ को पीछे से जाकर देखना चाहते हैं। क्या सच में जिज्ञासु हैं? हाँ, यही लगता है कि देखिए होता क्या है कि मैं एक नौकरी में हूँ, तो मेरी बहुत सारी सीमाएं हैं। तो आमतौर पे बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आप जब तक पॉलिटिकल कमेंट ना करें, कोई आप विवादित बात ना करें, तब तक आपको लोग नहीं जानेंगे, पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत बड़ा एक स्फीयर है जिसमें आप काम कर सकते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो लोगों का आपसी भाईचारा है, हमारी मोहब्बत है। एक मुझे क्या है कि हमारे यहाँ पर जो आपस के जो धर्म है, तो मुझे अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी ये लगती है कि उनके बीच में मोहब्बत पैदा करूं। तो मैंने इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी में 2 साल उर्दू पढ़ी, ताकि मैं जो उर्दू के जो टेक्स्ट हैं उसको पढ़ सकूं, तो उर्दू की परंपराओं को जान सकूं, इस्लाम के बारे में जान सकूं। हमारे यहाँ पर गुरुद्वारों के गुरुद्वारे हैं सबके सब, वहाँ पर मैं जा सकूं, बौद्ध जैन उनके बारे में जान सकूं। और इतिहास मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है। इतिहास भी मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि हमारे यहाँ पर एक दूसरे के बारे में, धर्म के बारे में, जातियों के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उसको बाहर फेंकें और लोगों के बीच में जो इंसानी मोहब्बत है उसको कायम कर सकें। तो यही लगता है कि असली सेवा यही है कि जब आप लोगों को जोड़ दें। आपके अगर किसी बात से लोगों में टकराहट पैदा होती है तो आपका फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी राजनीति में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? देखिए हम सब के सब क्योंकि समाज में रहते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पता तो चल जाता है कि समाज में चल क्या रहा है। पर मुझे एक जिस चीज़ की कमी महसूस होती है बार बार, वो ये है कि हम आमतौर पे राजनीति की बुराई तो कर देते हैं, पर उसका समाधान क्या हो, वो ठीक क्या हो, फिर हम कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते। यानी कि हम अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, पर सामने वाले में कमी निकाल देते हैं। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि शिक्षक होने के नाते, एक सांस्कृतिक, अगर मैं कर्मी अपने आप को कह सकूँ, वो होने के नाते लोगों से मिलके उनके बारे में एक उनकी, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी ऐसी राय कायम कर सकूँ कि वो अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुन सकें, आपस में किसी चीज़ को गलत तरह से ना लें, और अच्छे, मतलब मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञ कैसा है वो एक बाद की बात है। अगर जनता चाहे तो अपने नेता को बढ़िया बना सकती है और उसे शैतान भी बना सकती है। तो मैं उसकी चाहता हूं कि जड़ों पे काम करें, कि जो भविष्य में मैं चाहता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चा गलत बात का विरोध करे और कभी झुके ना अन्याय के आगे, और निडरतापूर्वक अपना सम्मान पाए और समाज को बदलने की पूरी हिम्मत रखे। तो मैं उस तरह से राजनीति को चाहता हूं प्रभावित करूं। जी, मतलब शिक्षार्थी नहीं, आप क्रांतिकारी पैदा कर रहे हैं। जी जी जी। एक ड्रीम होता है हर इंसान का। एक इंटरव्यूअर के तौर पे आप चाहते हैं कि मुझे उस पर्सनालिटी को, शख्सियत का इंटरव्यू करना। आपका ड्रीम इंटरव्यू कौन है? ये तो वैसे कभी होती नहीं कि उनसे उस तरह से मिला जाए, पर इतना ज़रूर होता है कि एक तो मन होता है कि ऐसे चुनिंदा लोग जिन्होंने 47 का पार्टीशन देखा है, उन लोगों के पास बैठ के उनके बंटवारे के, उनसे दर्द सुनो जी। और जिनकी बहुत बड़ी उम्र है उनको देखूं। ऐसा ही बहुत बार लगता है कि जो खिलाड़ी बहुत सामान्य परिवारों से आए हैं, उनके पीछे का मैं तकलीफ जान सकूं कि ये कैसे इतना मकाम हासिल कर गए। या फिर ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने बहुत कम स्थितियों में रहते हुए, बहुत परेशानियां झेलते हुए ऐसा साहित्य रचा है कि उसने पूरे समाज को प्रभावित किया है। तो मतलब मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने दम पे अपने आसपास की दुनिया को बदला हो। तो अब देखो वो किस रूप में सामने आते हैं, कितना टाइम बाद आप कर पाएंगे वो देखना होगा। एक अच्छे इंसान के तौर पर आप जब निकलते हैं समाज में तो सब आपको अच्छा लगता है,
तो क्या आपको लगता है कि जैसा आप समाज को देखते हैं समाज वैसा ही है? हाँ, मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे करके जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो तय हो जाती हैं। शुरू में क्या होता है कि एक बड़े लेवल के अंदर हम रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि जहाँ पे विचारों का टकराहट होती है, पर धीरे धीरे करके हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि किस आदमी के सामने हमें कितना खुलना है, अपने आप को कितना विस्तार देना है। पर आजकल अगर मैं अपनी अवस्था की बात करूं तो हर समय ऐसा लगता है जैसे आनंद है, मतलब जैसे आपसे मिले तो अब मैं नई तरह की ऊर्जा अपने अंदर पाता हूं। तो ऐसे ही पूरे दिन में किसी दोस्त से बात हो, किसी बुजुर्ग से बात हो, तो ऐसे लोगों से बात होती है जो हमें हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो इसलिए मुझे ना कोई व्यक्ति नकारात्मक लगता, ना कोई संस्था नकारात्मक लगती। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है और इसका जो समस्याएं हैं वो थोड़े दिन के लिए हैं, जो इसका अंतिम परिणाम रहेगा वो बहुत शानदार रहने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं मन भला तो जग भला। जग भला जी। तो शर्मा जी, अब कोरोना काल है, लॉकडाउन की स्थिति बनी रही है, एकांतवास में लोग चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही अलग ही स्थिति मनोस्थिति रहती है। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं, इस स्थिति से उभरने के लिए, इस कोरोना काल भयानक स्थिति से उभरने के लिए आप उनको कोई संदेश दीजिए। जी उसमें तो असल में मैं भी जब से कोरोना काल शुरू हुआ, हालांकि वो लंबा टाइम था जो घर पे बिताना था, बहुत सारे लोग मानसिक अवसाद में भी फंसे, पर मुझे नहीं ध्यान आता है कि बाकी तो छोड़िए, मुझे ऐसा भी ध्यान नहीं आता कि मेरे पास कभी 10 मिनट भी रहे हों जब मैंने सोचा हो कि खाली पड़ा हुआ मैं क्या करूँगा। अपने आप को इतना व्यस्त रखा। जब लोगों से फिजिकली मिलना बंद हो गया तो हमने वीडियो कॉल की और उसके थ्रू फिर हम लोगों से कनेक्ट हुए और वो चीज़ें रिकॉर्ड की और वो सबके सामने प्रस्तुत की। तो इस कोरोना काल का मुझे लगता है कि ज़रूरी लेसन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया था, तो उनके बारे में ध्यान दिलाने के लिए है। अपनी सफाई के बारे में हालांकि हमारी सरकारों ने बहुत सारे अभियान छेड़े, उसके बावजूद अपने हाथों की और अपने परिवेश की सफाई को लेके वैसे हम सतर्क नहीं रहे। तो कोरोना की वजह से हम सब ने अपने हाथों की, मुंह की सफाई की तरफ ध्यान देना ज़रूरी किया है। दूसरा ये था कि हमें अपने आसपास के लोगों की वैसी कदर नहीं थी, तो कोरोना काल में लगता है कि हाँ, सब व्यक्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाहर जाना इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो गांव में रहते थे, उनको लगता था कि हमारे गांव में रहना तो कोई मतलब वाला है नहीं, पर कोरोना काल में पता चलता है कि गांव में रहना एक तरह से ब्लेस के रूप में उन्होंने अनुभव किया है। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से इंटरव्यू किया है जो कोरोना से उभरे हैं, उन सब ने जो अपने अनुभव बताए हैं, मैं वही चाहता हूँ कि आपसे साझा करूँ। एक तो ये है कि जिसको भी कोरोना हो जाए, हम नहीं चाहते आप में से किसी को हो, पर अगर हो जाए तो पहली बात तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये जो कोरोना की लड़ाई है जितनी शारीरिक है उससे ज़्यादा दिमाग की लड़ाई है। अगर आपका दिमाग मजबूत है, अगर आप में सकारात्मक चेतना है, अगर आप दृढ़ हैं, तो आप ठीक होके रहेंगे। और अगर आपने मेंटली हार मान ली तब आपका ठीक होना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि अपने आप को मेंटली पूरी तरह से मजबूत माने। दूसरी बात ये है कि आप सकारात्मक लोगों से मिलते जुलते रहें। हालांकि होता क्या है कि ज़्यादा लोगों से हम नहीं मिलते, पर आप कोशिश करें थ्रू फ़ोन, वीडियो कॉल, आप अपने दोस्तों से लगातार संपर्क में रहें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एकांत में होने की वजह से आमतौर पे लोगों का जो अवचेतन मन है वो शुरू हो जाता है। उनको अपने बचपन की बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, उनको बहुत बार मृत्यु का आभास होने लगता है, जबकि वो सच नहीं होता। उससे बचने का एक ही तरीका ये है कि आप अपने आप को इंडल्ज रखें, लाइवली में बातें करें लोगों के साथ, लगातार एक ही तरह से सोचते ना रहें। आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में अगर कोई कोरोना से पीड़ित है तो उसका कम से कम दिन में एक फ़ोन करके उसका हालचाल ज़रूर लें। खूब सारा पानी पिए, जो फल हैं उनका सेवन करें, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको मानें। आप इसको अवश्य इसको जीत लेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ख्याल रखेंगे, पर इसका परिणाम बड़ा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी मैं करना चाहूँगा। आप हमारे शो पर आए और हमसे बहुत अच्छी बातें की। आपका बहुत सारा शुक्रिया। हालांकि मैं तो लोगों से हमेशा बातें करता रहता हूं, पर मेरा इंटरव्यू शायद मैंने पहली बार इस तरह से दिया है। तो आपने इतना बढ़िया मंच दिया, कितने सारे नए दोस्तों से मिलने का मौका आपने दिया, और मैं भी आपसे मिला हूं तो आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुआ हूं। मुझे ये होता है कि आप एक दूसरे शहर से आके, आप में मादा है कि हम यहाँ पर स्थापित होकर रहेंगे, तो आपके इस जुनून के हम कायल हैं और हम प्रार्थना करते हैं
कि हमारा जो ये शहर है आपके साथ एक बहुत अच्छे अनुभव लेके आए, आपकी स्थापना हो और बहुत मीठी सी यादें आपके साथ इस शहर को लेकर जुड़ी रहें और हमारा शहर आपका बहुत सारा फ़ायदा उठाए, क्योंकि आप हमारे शहर की, हमारे लोगों की आवाज़ बन सकते हैं और हमारे यहाँ की समस्याएं, दिक्कतें ऊपर तक पहुँचा सकते हैं ताकि उनका समाधान हो। तो आपसे फिर मिलते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी जी। तो ये थे विकास शर्मा जी। कहने को शिक्षक हैं, आरजे हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन उससे इतर वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा हमने पहले ही आभास हो चुका था। लेकिन आज बातें करके आपने भी ये आभास किया होगा। वाकई में वो समाज के लिए जीते और समाज को लौटाने का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि ये सिलसिला कहाँ तक रहता है, कहाँ तक उनका जाता है, और एक कारवा उन्होंने शुरू किया है, इस कारवे के पीछे कितने लोग जुड़ते हैं। ये तो तय है कि उनका लगाया हुआ एक बूटा एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष जरूर बनेगा। कुछ लोग हैं उनसे प्रेरणा लेकर उन जैसे बनेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे या अपने अपने लेवल पर वो काम करेंगे। लेकिन जो भी करें, समाज का भला तो इसमें तय है और कंचन टीवी भी समाज का भला करने के लिए निकला है। समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम देते हैं, हर उस व्यक्ति को आपके सामने लाते हैं जो समाज में एक शख्सियत रखता है, एक पहचान रखता है, समाज के लिए सार्थक है। ऐसे ही सकारात्मक व्यक्तियों से मिलाते रहेंगे, ऐसे ही व्यक्तियों से, ऊर्जावान व्यक्तियों से आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहेगा आप कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।